तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट में या कोई भी पावर प्लांट से जो है हम लोग पावर का डेवलपमेंट करते हैं। तो कोई भी कंट्री में जो पावर का डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर का डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री में जो है, उस कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेस क्या है, वहाँ पे रिसोर्स क्या है, उसी पे डिपेंड करता है। ओके, उसी उसी पे डिपेंड कर रहा है कि उसका रिसोर्स क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। जैसे हाइडल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट क्या है, वो टोटली डिपेंड करता है नेचुरल साइट्स पे, जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ चुके हैं, जिसको कोई भी ह्यूमन के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता है ना। फॉर द डेवलप, कोई भी ह्यूमन के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द कंट्री, ओके, इसके लिए जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है। न्यूक्लियर फ्यूल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, जो हम आगे अभी बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बाद। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए नेचुरल साइट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो है न्यूक्लियर फ्यूल रिसोर्सेस, यूरेनियम, ओके, और एडवांस टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए। तो फॉर द इकोनॉमिक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, इकोनॉमिक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट का डेवलपमेंट वो नीड हो जाता है। हर जगह हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लगा नहीं सकते हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने के लिए हमारे पास जो है एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, नेचुरल यूरेनियम का रिसोर्सेस होना चाहिए, जो है नहीं। तो सबसे इकोनॉमिक जनरेशन जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, वो होता है थ्रू द थर्मल पावर प्लांट, उसी का नीड हो गया है। तो यहाँ पे इंडिया में मोर देन 60% जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है, वो थर्मल पावर प्लांट से ही जनरेट होता है। थर्मल को ही हम लोग कहते हैं स्टीम पावर प्लांट। क्यों? क्योंकि ये प्लांट जो है, उसके लिए जो मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, ओके, वो हमारे इंडिया में है। तो थर्मल पावर स्टेशन यूजिंग स्टीम, ओके, उसमें जो वर्किंग फ्लूइड जो वर्क करता है वो स्टीम वर्क करता है। स्टीम वाटर का जो फॉर्म है, वेपर फॉर्म स्टीम, वही बेसिकली वर्क करता है, और वो रैंकिंग साइकिल में वर्क। देन इनका इन द रैंकिंग साइकिल, ओके, हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट करते हैं। तो स्टीम को जनरेट कहाँ करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग वाटर को स्टीम बनाएंगे कैसे, उसके लिए एक पॉट होना चाहिए, उसमें वाटर होना चाहिए, उसको बॉयल करेंगे हम लोग, नहीं, बॉयल करेंगे सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो है वो स्टीम में बदल जाएगा, नहीं। तो जनरली हम लोग स्टीम को जो जनरेट करते हैं, उसके लिए जो हम लोग इक्विपमेंट यहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा बॉयलर होता है। तो स्टीम को हम लोग बॉयलर में जनरेट करते हैं, और उस स्टीम को हम लोग एक्सपैंड करते हैं, ओके, प्राइम मूवर में। प्राइम मूवर यानी कि टरबाइन, जैसे हम लोग एयर को एक्सपैंड करते हैं फैन के द्वारा। एयर तो ऐसे भी है, जब हम लोग फैन जब चलाते हैं तो एयर को कट करता है, उसको एक्सपैंड करता है, वही हमारा प्राइम मूवर है, टरबाइन। और फिर उसको कंडेंस करते हैं वापस कंडेंसर से, ओके, जो हम लोग बताएंगे कंडेंसर होता क्या है, बॉयलर होता क्या है, और टरबाइन यहाँ पे प्राइम मूवर होता क्या है। और फिर वापस हम लोग बॉयलर में फिर से वाटर को भेज देते हैं। ये रैंकिंग साइकिल। तो इस रैंकिंग साइकिल में जो है, ओके, हम लोग जो देते हैं वो फॉसिल फ्यूल का कॉम्बिनेशन देते हैं। फॉसिल फ्यूल के रूप में जो है हम लोग यहाँ पे कोल, ऑयल, या हम लोग गैस, फॉसिल फ्यूल है ये जीवाश्म ईंधन है ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है कुछ भी, ओके, उसी का यूटिलाइज करते हैं, ओके, बाय द बॉयलर, यानी कि कोयला का, तेल का या गैस का हम लोग यूटिलाइज करते हैं बॉयलर में, ओके, टू प्रोड्यूस द स्टीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब उस बॉयलर से जो भी स्टीम प्रोड्यूस हुआ, वो स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम टरबाइन को ड्राइव करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ स्टीम टरबाइन में ब्लेड होगा, तो स्टीम को अगर हाई प्रेशर से उस टरबाइन के ब्लेड पे डालेंगे, तो वो टरबाइन क्या होगा, रोटेट करने लगेगा, नहीं,
जब वो रोटेट करने लगेगा तो उस टरबाइन से कपल जो होगा एक जनरेटर, तो वो जनरेटर भी घूमने लगेगा, और जब वो जनरेटर घूमने लगेगा तो वो क्या करेगा, ओके, वो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करेगा। सिंपल। तो इसमें क्या है, ओके, इसमें जो है हमारा सिंपल, कोई भी बॉयलर हुआ हमारा, तो उस बॉयलर में जो है इसमें कोल दिए या ऑयल दिए या गैस दिए, यानी कि कोई भी फ्यूल दी, सिंपल, यहाँ कोई भी फ्यूल दी, किसको गर्म करना है, वाटर को गर्म करना है। गर्म करने के लिए वहाँ पे जलने के लिए जो है फ्यूल को, उसके लिए एयर का भी रिक्वायरमेंट है। बिना हवा का तो जलेगा नहीं, नहीं, बिना हवा के नहीं जलेगा ना। और वहाँ पे जो भी कोयला है, फ्यूल के रूप में आपका गैस है, ओके, या तेल है, उसको उसके थ्रू हम लोग वाटर को हीट करेंगे। उसके द्वारा जो वाटर गैस निकलेगा या फ्लू गैस, वो फ्लू गैस या वाटर गैस बाहर निकल गया, बना क्या, स्टीम। ओके, अब इस स्टीम को जो है हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रखे हुए हैं। इसको कहाँ भेजेंगे, टरबाइन में या प्राइम मूवर में। यह स्टीम क्या होगा, एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा, ये टरबाइन जो है रोटेट करेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो है किसी अल्टरनेटर से कपल्ड होगा, तो अल्टरनेटर कौन सा एनर्जी निकालेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो है सिंपल, है ना। इसी तरह से जो है हम लोग थर्मल पावर प्लांट से जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बिल्डअप करते हैं। और ये रैंकिंग साइकिल है। रैंकिंग साइकिल में जो है बॉयलर, बॉयलर से टरबाइन, टरबाइन से कंडेंसर, नहीं, कंडेंसर, ओके, और टरबाइन से लोग पंप करके फिर इसको वापस जो है पंप के द्वारा फिर से बॉयलर में देते। यही आपका रैंकिंग साइकिल, बॉयलर, टरबाइन, प्राइम मूवर, कंडेंसर, सी, पंप, ओके, वापस पंप के द्वारा जो है चलाकर उसको हम लोग वापस बॉयलर में भेज देते हैं। यही है हमारा रैंकिंग साइकिल। गॉट इट। तो यानी कि स्टीम पावर प्लांट जो है वो वर्क करता है रैंकिंग साइकिल पे। यही बेसिक था हमारा, है ना। इसी बेसिक पे जो है हम लोग थर्मल पावर प्लांट रन करवाते हैं, जिसका ओवरऑल पूरा सर्किट हम लोग दिखाएंगे। ओके, पूरा उसका डायग्राम दिखाएंगे, डोंट वरी। नो, अब जो है हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ओके, यूजेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। This then according to the use of दिस पावर प्लांट, इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो प्लांट के रूप में। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल पावर प्लांट। ओके, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल पावर प्लांट, इसी को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल पावर प्लांट को प्राइवेट इंडस्ट्रियल पावर प्लांट या कैप्टिव पावर प्लांट, कैप्टिव, CAPTIV। और दूसरा जो होता है वो होता है सेंट्रल पावर प्लांट, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ प्लांट। ओके, अब इंडस्ट्रियल पावर प्लांट है क्या, ओके, तो जो स्टीम पावर स्टेशन है या थर्मल पावर स्टेशन का जो यूज है फॉर द इंडस्ट्रियल प्लांट, वो एक इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, प्योरली इकोनॉमिकल प्लांट, है ना। वहाँ पे क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं जिसको स्टीम चाहिए एट लो प्रेशर। कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना, जैसे यहाँ से यहाँ होता क्या है कि जब यहाँ पे साइकिल में हम लोग हाई प्रेशर पर स्टीम को भेजते हैं, आगे हम दिखाएंगे डायग्राम में, सर्किट में, जब हाई प्रेशर पर स्टीम को भेजते हैं
तो टरबाइन के ब्लेड को घुमाया तो वो प्रेशर तो घट गया, प्रेशर तो उसका यूटिलाइज हो गया, तो जो भी लो प्रेशर पे स्टीम बाहर निकल गया, ओके, उसी लो प्रेशर पे जो स्टीम है उसी का रिक्वायरमेंट होता है कुछ इंडस्ट्री, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल पावर प्लांट में यूटिलाइज करते हैं। और वहाँ पे भी जो है उसको यूज करते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंतर यही होगा, तो वहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था, तो हाई वेलोसिटी हो रहा था टरबाइन का, तो जितना ज़्यादा तेज टरबाइन मूव करेगा उतना ज़्यादा तेज अल्टरनेटर मूव करेगा, और जितना ज़्यादा तेज अल्टरनेटर मूव करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर लो प्रेशर होगा तो लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा बस, बट इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगा, जो बर्बाद हो रहा तो वो बर्बाद नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं हम लोग स्टीम टरबाइन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे ऐसे प्लांट जो होते हैं जनरली वो नॉन कंडेंसिंग टाइप होते हैं। ओके, नॉन कंडेंसिंग टाइप होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम निकला, ओके, लो प्रेशर को उसको तुम लोग यूटिलाइज कर लिए, लेकिन कंडेंसर का वहां पे जरूरत होता है जहाँ पे लो प्रेशर पे जो स्टीम निकल रहा है उसको हम लोग यूज नहीं किए, तो हम लोग स्टीम को वापस कंडेंस करते हैं, और कंडेंस करके फिर से उसको वाटर बनाते हैं, और वाटर बना के उसको पंप आउट करते हैं कहाँ, बॉयलर में, यानी कि उस वाटर को हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं जो भी लो प्रेशर पर स्टीम निकला। लेकिन अगर हम लोग जो है लो प्रेशर पर स्टीम उसको यूटिलाइज कर दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके, तब वहाँ पे कंडेंसर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वैसे प्लांट को हम लोग जनरली नॉन कंडेंसिंग टाइप करते हैं। ओके, नॉन कंडेंसिंग टाइप करते हैं, और इस टाइप में जो है जो स्टीम एग्जॉस्ट हो रहा है फ्रॉम द टरबाइन उसको डिस्चार्ज करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहाँ पे जो है कंटिन्यूअस सप्लाई होता है फ्रेश फीड वाटर का। ओके, तो ऐसे प्लांट का जो कैपेसिटी होता है वो स्मॉल होता है, नियर अबाउट 10 मेगावाट। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल पावर प्लांट। अभी कूलिंग टावर हम लोग अमर ज्योति आए कहाँ है, वेट, कूलिंग टावर तो अभी तो पूरा सर्किट कहाँ दिखा रहा हूँ मैंने, अभी तो ऐसे ही बता रहा हूँ यूजेज वेयर, अभी तो उसका पूरा डायग्राम बताएंगे, पूरा बड़ा वाला डायग्राम जिसमें सारा चीज आएगा, कूलिंग टावर आएगा, सुपर हीटर आएगा, प्री हीटर आएगा, एयर प्री हीटर आएगा, री हीटर आएगा, इंजेक्टर आएगा, ड्राफ्ट फैन आएगा, इंड्यूस डी फैन आएगा, एफडी फैन आएगा, सब आएगा, डोंट वरी। ओके, तो ऐसे ट्रेलर दिखा रहा है ना। तो ये पहला हो गया हमारा इंडस्ट्रियल पावर स्टेशन। दूसरा हो गया सेंट्रल पावर स्टेशन। तो जो सेंट्रल थर्मल पावर प्लांट है उसको मेनली यूटिलाइज करते हैं सेंट्रल पावर स्टेशन के रूप में, जस्ट टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, फॉर सप्लाई द वेरियस कंज्यूमर्स। वेरियस कंज्यूमर्स के रूप में यहाँ पे इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, कमर्शियल, डोमेस्टिक जो भी हुआ, है ना, ये सेंट्रल थर्मल पावर प्लांट, जैसे एनटीपीसी बाढ़ जो है वो सेंट्रल थर्मल पावर प्लांट है ना। तो सेंट्रल पावर स्टेशन जो होता है जनरली कंडेंसिंग टाइप होता है, जिसमें जो है जो भी स्टीम एग्जॉस्ट हो रहा है उसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं कंडेंसर में, और वो पुनः जो है जो स्टीम फ्लो हो रहा है टरबाइन में वो उसको बहुत लो प्रेशर पे उसको अलाउ करते हैं, और ये क्या करता है इस तरह से थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और जो भी स्टीम यहाँ पे कंडेंस हुआ कंडेंसर में, ओके, वो वाटर में बदलेगा, उसको हम लोग फिर से रिसर्कुलेट करते हैं टू द बॉयलर, इसके सहायता से विथ द हेल्प ऑफ पंप। हम लोग पंप के द्वारा जो है कंडेंसर में जो भी वाटर बना, ओके, वो वाटर को हम लोग वापस पंप के द्वारा फोर्स लगाकर बॉयलर में भेज दिए। ओके, तो ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट है जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज है, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है नहीं। ओके, तो वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं सेंट्रल पावर स्टेशन। ओके, तो थर्मल पावर स्टेशन को सेंट्रल पावर स्टेशन के रूप में यूज करते हैं।
ओके। और जो जनरेटिंग प्लांट का साइज होता है वो 10 मेगावाट से 500 मेगावाट तक हो सकता है। तो ये हो गया आपका यूजेज ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रेंड ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर स्टेशन का ट्रेंड्स कैसे बना युग। तो एक्चुअली इसमें जो थर्मल एनर्जी है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ थर्मल पावर जनरेशन, जो थर्मल पावर प्लांट की इम्पोर्टेंस को शो करता है इस कंट्री में। तो जो डेवलपिंग ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स मतलब युग, जो भी ट्रेंड है ना बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है अभी, अभी जिस देश का ट्रेंड चल रहा है अभी इसका फैशन चल रहा है ना। तो जो डेवलपिंग ट्रेंड्स है इन द लार्ज थर्मल पावर स्टेशन वो है लार्जर साइज ऑफ यूनिट्स। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है पावर का डिमांड बढ़ते जा रहा है। ओके, पावर का डिमांड बढ़ते जा रहा है, बट यहाँ पे जो है पावर के कॉस्ट को भी डाउन रखना है, उसका भी आवश्यकता है। ओके, विद द इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन केस ऑफ लार्ज कैपेसिटी प्लांट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल और बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो उस कोल को ट्रांसपोर्ट करना, उसका कॉस्ट, ओके, उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर किसी का बाहर के पास घर होगा तो आप देखेंगे वहाँ पे हमेशा जो है कोल आते रहता है, कोयला। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। या कहीं पे भी आपका एनटीपीसी बह रहा है, काम कर रहा है, जहाँ पे भी आपको थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा हुआ। इस तरह से ओवरऑल जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि ये मोर इकोनॉमिकल है कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट को वहाँ पे लोकेट करें जहाँ पे आपको कोयला इजीली मिल जाता है, वहाँ पे नहीं जहाँ पे लोड का सेंटर है, यानी कि जहाँ पे उसको यूटिलाइज करता है ना। यानी कि यूटिलाइजेशन जहाँ पे लोड सेंटर करने का मतलब जहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी अपेक्षा हम लोग थर्मल पावर प्लांट को वहाँ पे इंस्टॉल करें जहाँ पे कोयला इजीली मिल जाए आराम से। तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा बचेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा तो उस कॉस्ट के कारण जो है अगर कम हुआ तो उससे जो बिजली प्रोड्यूस होगा उसका भी कॉस्टिंग कम गिरेगा और उससे कंज्यूमर को क्या होगा, फायदा होगा। तो जो भी लोड है हम लोग 200 मेगावाट एट 220 के वी, 375 मेगावाट एट 400 के वी, जिसे हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ जो है जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो मोर इकोनॉमिकल होता है ना, एज कम्पेयर टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोल। ओके, अगर आप 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर और उससे ऊपर अगर आपको जो है डिस्टेंस पे 100 से 700 किलोमीटर तक या उससे ऊपर भी उस डिस्टेंस तक अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, कोयला को ट्रांसपोर्ट करना। गॉट इट। तो यही ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द थर्मल पावर प्लांट। सिलेक्शन ऑफ साइट यानी कि थर्मल पावर प्लांट के लिए जो है किस तरह का साइट का सिलेक्शन करेंगे। साइट मतलब जगह। ओके, कैसा साइट होना चाहिए हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो है थर्मल पावर प्लांट जो है हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो
जो साइट सिलेक्शन है फॉर द लोकेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, वो हम लोग बनाते हैं, इस तरह से बनाना चाहिए सो डैट कि हम लोग फुल कंसिडरेशन कर पाए, नॉट ओनली विद द ट्रेंड्स इन द डेवलपमेंट, आल्सो जो डिमांड्स है, लोकेशन है या अवेलेबिलिटी है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ जहाँ एनर्जी मिल सकता है, प्राइमरी एनर्जी यानी कि कोल, कोल जहाँ सस्ता मिल सकता है वहाँ पे हम लोग लगाएं। या हम लोग बोल सकते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट जो है ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो हमारा सिर्फ इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन होता है बस। कोई भी थर्मल पावर प्लांट अगर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो पहला फैक्टर है, मेजर फैक्टर, वो क्या है? इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन, कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए बस। अब वो इकोनॉमिकल करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वही फैक्टर आपका होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, बस वही फैक्टर। जैसे पहला फैक्टर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे आपका जो है कोल इजीली अवेलेबल हो जाए, तो इकोनॉमिक होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, नहीं, जस्ट राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, क्योंकि एनर्जी का ये मेजर सोर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है थर्मल पावर प्लांट के लिए वो है हमारा कोल। ओके, डीजल नहीं, गैस भी नहीं, क्योंकि डीजल का वो इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं और, गैस का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं और। डीजल और गैस का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, खाना बनाने में, एलपीजी गैस के रूप में ये सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कोल का हम लोग इस्तेमाल जो है, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है, ओके, सस्ता भी है, ओके, इसको हम लोग मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कोल का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है फॉर द लार्ज पावर स्टेशन, वो सोचो 400 मेगावाट कैपेसिटी के लिए जो है, ओके, पर डे, अगर 400 मेगावाट कैपेसिटी होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट का, यानी कि 400 मेगावाट बिजली अगर प्रोड्यूस करे, ओके, तो पर डे जो है 5 से 6 हजार टन कोयला का रिक्वायरमेंट है, टन, नॉट किलोग्राम। 5 से 6 हजार टन जो है कोयला पर डे का रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टू फाइंड द लोकेशन जो आपको सबसे सस्ता कॉस्ट दे, ओके, विद द कोल ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर ट्रांसमिशन। गॉट इट? क्योंकि 5 से 6 हजार टन कोयला चाहिए वहाँ पे, तो 5 से 6 हजार टन कोयला का टोटल ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा आपका डेली, नॉट इन 1 मंथ, पर डे। तो पहला होगा कोल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कोल अवेलेबिलिटी। दूसरा है आपका एस डिस्पोजल फैसिलिटी, एस, राख। ओके, अब चूंकि वहाँ पे जो एस रिमूवल प्रॉब्लम है, दैट इज द बिग प्रॉब्लम, खासकर इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो पावर जनरेशन के लिए जो आप कोल यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में एस होता है, लमसम 20 से 40%। ओके, और साथ साथ जो है, ओके, क्वांटिटी ऑफ एस को हैंडल करना बहुत टफ है, क्योंकि आपको जो है डेली पर डे अगर 6 हजार टन, 5 हजार टन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोयला, तो सोचो लमसम 20 से 40%, यानी कि 1500 से 2000 टन डेली आपका एस निकलेगा, राख। तो एस हैंडलिंग प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा सीरियस है देन द कोल हैंडलिंग। कोल को इजीली हैंडल कर सकते हैं, बट एस को हैंडल करना बड़ा टफ है, क्योंकि एस जो कोयला से निकलेगा वो हॉट कंडीशन में निकलेगा, है ना, वो तो जलते हुए निकलेगा बाहर। तो एस जो है वो हॉट कंडीशन में निकलेगा, तो वो जो हॉट स्टेट में होगा वो हाईली कोरोसिव नेचर का होगा। हाईली कोरोसिव करने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मेटल पे पड़ेगा, ओके, तो वो उसको क्या करेगा, कोरोजन कर देगा, यानी कि मेटल को डिटीरियोरेट कर देगा। तो और इसका खासकर जो है इफेक्ट एटमॉस्फेयर पे होगा,
उससे पॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, वहाँ पे आसपास ह्यूमन का हेल्थ जो है मोर सीरियस हो जाएगा। ओके, तो ह्यूमन हेल्थ भी यहाँ पे कंसर्न है। तो हम लोग ऐश को जो है इजीली डिस्पोज कर सकते हैं, ओके, टू द रिवर, टू द सी, टू द लेक, इकोनॉमिकली। लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम होने लगा। ओके, नाउ डेज जो है गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया, उसको रोक दिया है। क्यों? क्योंकि उससे जो है जो भी एक्वाटिक एनिमल्स थे, जलीय जीव जंतु, उसका लाइफ जो है वो खतरा बन गया, है ना। क्योंकि आप हॉट स्टेट में डाल रहे हैं, तो हॉट स्टेट में डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जलीय जीव जंतु जो है तुरंत मर जा रहा है, एक्वाटिक एनिमल। तो ये भी इसको रोक दिया गया है। तो नॉए डेज जो है हम लोग जो पावर प्लांट से ऐसा आता है उसको बहुत जगह जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। आप देखेंगे जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट है उसके आसपास में ईटा भट्टी भी होगा, और वहीं पे सबसे ज्यादा राख का इस्तेमाल अब होने लगा है। ऐस का इंडस्ट्री में बहुत जगह भेजने लगे हैं लोग जहाँ पे ऐस इस्तेमाल हो सकता है, तो ये सब हम लोग करने लगे। देन ऐश डिस्पोजल फैसिलिटीज होना चाहिए। गॉट इट? ये सेकेंड पॉइंट हुआ फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट। थर्ड पॉइंट है हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो स्पेस या लैंड का रिक्वायरमेंट है फॉर द पावर प्लांट, ओके, वो सफिशिएंट नहीं अगर है। भट्टी में कैसे यूज होता है, उसका इस्तेमाल होता है ईटा बनाने के लिए। ईटा बनाने के लिए भट्टी में यूज होता है। ओके, तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट है ना, हम लोग स्पेस और लैंड जो है रिक्वायर्ड बाय द पावर प्लांट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कंसीडर, बट ऑल्सो वहाँ पे ये भी देखना है कि ऐसा नहीं किसी पावर प्लांट के लिए वो लैंड ले लिए, स्पेस ले लिए, हो गया सफिशिएंट। ये भी देखना है कि वहाँ पे अदर पर्पस जो है, क्योंकि पावर प्लांट है तो वहाँ पे तो स्टाफ भी होंगे, तो स्टाफ के लिए कॉलोनी में बनाना होगा। ओके, कोयला को स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए, ऐश को डिस्पोज करने के लिए भी जगह चाहिए। ओके, मार्केट फैसिलिटीज भी होना चाहिए। ओके, क्योंकि स्टाफ रहेंगे तो भाई उसको तो डेली का खाने पीने का सामान वगैरह सब चाहिए ना, उसके लिए भी तो मार्केट चाहिए। ओके, तो हम लोग स्पेस अवेलेबल जो है सिर्फ हम लोग पावर प्लांट बनाने के लिए नहीं, साथ साथ स्टाफ के लिए, कोल को स्टोर करने के लिए, ऐश को डिस्पोज करने के लिए, मार्केट फैसिलिटीज के लिए, ये सब के लिए भी लैंड रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और ये सब के लिए जो लैंड रिक्वायरमेंट होता है नियर अबाउट पर मेगावाट जो है 3 से 5 एकड़ होता है। 3 से 5 एकड़, सोचो अगर 100 मेगावाट चाहिए, ओके, वहां से बिजली, तो 300 से 500 एकड़, ओके, स्पेस चाहिए। एक आईआईटी को खोलने के लिए मिनिमम 500 एकड़ चाहिए। ओके, तो ये हम लोग जो है 3 से 5 एकड़ पर मेगावाट चाहिए, तो उसके लिए जो लैंड का कॉस्ट है, ओके, वो भी हमारा जो है फाइनल कॉस्ट है पावर प्लांट का। और वहाँ पे लैंड जो है अवेलेबल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सस्ते में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा में ले लिए तो पता चला उससे बिजली प्रोड्यूस होगा तो वो भी रेट महंगा हो जाएगा। नहीं, जैसे देखो आज के डेट में सरकार रोड बनाता है तो उस पर टैक्स भी लगाता है, एक टोल लगा देता है, टोल टैक्स ये लगाता है। ओके, आधा पैसा सरकार देती है, आधा पैसा कंपनी को बोलता है कि आप पब्लिक से वसूल लीजिए, है ना, इसे वो टोल टैक्स। ये मोर इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू अदर पावर प्लांट। हाँ, मोर इकोनॉमिकल नहीं होता है, मोर इकोनॉमिकल सबसे ज़्यादा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए नेचुरल साइट्स होना चाहिए, है ना। इसलिए उसके कंपेयर में हम लोग क्योंकि इजिली हम लोग इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसलिए ये मोर इकोनॉमिकल होता है, इन पार्टिकुलरली फॉर इंडिया। ओके, तो ये हो गया आपका लैंड, स्पेस अवेलेबिलिटी।
नेक्स्ट हुआ नेचर ऑफ लैंड। लैंड का नेचर कैसा होना चाहिए। अब चूंकि पावर प्लांट के सिलेक्शन के लिए, साइट के लिए सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो उस लैंड का जो कैपेसिटी होना चाहिए वो गुड बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। गुड बियरिंग कैपेसिटी यानी कि ऐसा नहीं कि पता चला मशीन लगाए उस पर और वहाँ पे जमीन ही बैठने लगा। जैसे बहुत जगह आप देखेंगे रोड बन रहा है, तो अगर रोड को सही से नहीं देखा गया, अब देखेंगे बहुत जगह रोड जो अपने आप धंस जाता है, पिच सहित गड्ढा हो जाता है, देखा है आपने, क्योंकि भारी भारी ट्रक चलने लगता है उसके ऊपर से। ओके, तो वो धीरे धीरे गड्ढा होने लगता है, यानी उसका लैंड बियरिंग कैपेसिटी जो है बहुत कम है, वो ज़्यादा ज़्यादा लोड को आपको कैरी नहीं कर सकता। तो हम लोग को जब साइट का सिलेक्शन करना होता है, तो हम लोग वहाँ पे लैंड का नेचर भी देखते हैं। तो क्योंकि बहुत भारी भारी मशीन जो वहाँ पे रन करेगा, ट्रांसफार्मर मोटर जनरेटर्स वगैरह वहाँ पे होगा, तो उसको, उसकी कैपेसिटी को कैरी करने के लिए लैंड का बियरिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। ओके, सो चूंकि वहाँ पे बहुत सारे डेड लोड है, डेड लोड हम लोग कहते हैं वैसे लोड को जो परमानेंटली जो है जमीन पे पड़ा हुआ है। जिससे एक बड़ा अल्टरनेटर लग गया तो वो तो परमानेंटली जमीन पे रह जाएगा, दैट इज द डेड लोड, है ना, ट्रांसफार्मर डेड लोड। बट व्हीकल्स वगैरह जो रोड पे है वो डेड लोड नहीं है, वो रनिंग लोड है, वो ऑलवेज वेरी करते रहे। गॉट इट। तो वो डेड लोड हो गया हमारा। तो यहाँ पे डेड लोड है तो वो क्या करेगा, फाउंडेशन उसका जो करेगा उस पर फोर्स लगाएगा जब मशीन ऑपरेट होगा तो, और उसके चलते जो है लैंड होना चाहिए जो हमारा मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी को होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो धंसते चला जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लैंड हम लोग देखे उसका मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी जो होना चाहिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर उसका कैपेसिटी है तब उस लैंड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं सिलेक्ट। ओके, ये हो गया आपका नेचर ऑफ लैंड। नेक्स्ट हो गया हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि यहाँ पे वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए फॉर द कूलिंग पर्पस। ओके, सच एज कंडेंसर, फॉर द डिस्पोजल ऑफ एस, एज द, चूंकि वहाँ पे वाटर हम लोग कंटिन्यू बॉयलर को फीड करना होगा, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, तो वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, है ना, इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू हैव ए रेलवे लाइन। रेलवे लाइन होना चाहिए नियर द पावर प्लांट। क्यों, भारी भारी मशीन को लाने के लिए, ओके, कोयला को लाने के लिए, फॉर ब्रिंगिंग द कोल। ओके, देन इट इज ऑलवेज कंसिडर द साइट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट नियर द कोल पिट हेड, क्योंकि बिकॉज इट इज मोर इकोनॉमिकल देन द सिलेक्शन ऑफ साइट नियर द लोड सेंटर। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी होना चाहिए। लेबर यानी कि इंसान का होना जरूरी है जो लेबर का काम कर सके, वो चीप लेबर अवेलेबल होना चाहिए, चीप लेबर। ओके, जो भी प्रपोज्ड साइट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर का रिक्वायरमेंट होता है जब प्लांट का कंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर वहाँ पे लेबर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा भाग गया तो प्लांट बनते बनते उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट भाग जाएगा। ओके, इसलिए लेबर अवेलेबल होना चाहिए चीप रेट में। नेक्स्ट, पब्लिक प्रॉब्लम। अब जो भी प्रपोज्ड साइट है वो टाउन से दूर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ से जो है फ्यूम्स निकलेगा, धुआं, है ना। ओके, धुआं निकलेगा, स्मॉग, फ्लाई ऐश होगा, हीट डिस्चार्ज होगा फॉर द पावर प्लांट। तो वो क्या करेगा, जो टाउन में लोग रहेंगे तो उसके लिए पॉल्यूशन का काम करे, वहाँ उसका सेहत खराब हो सकता है। ओके, तो ये आपका जो है आपका पब्लिक प्रॉब्लम है ये, है ना, तो वो आपका उसको भी देखना होगा। नियरेस्ट टू द लोड सेंटर, लोड सेंटर के निकट भी होना चाहिए, यानी कि हम लोग ये भी चाहें कि जो जहाँ पे कोल पीट हेड है, कोल पीट हेड यानी कि जहाँ पे कोयला इजिली अवेलेबल है, पीट हेड बोलते हैं, PITHEAD। ओके, जहाँ पे कोयला इजिली हो उसके निकट तो होना ही चाहिए, साथ साथ जो है लोड सेंटर के निकट भी होना चाहिए। ओके, जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक, नहीं है तो नहीं हुआ, है ना। क्यों, उससे हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट हमारा मिनिमम होगा,
साथ साथ लॉसेस भी मिनिमम हो। देन दिस फैक्टर इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट व्हेन एसीएफ सप्लाई एडॉप्टेड। ओके, तो इस तरह का जो है हमारा जो है सिलेक्ट फैक्टर्स था। दिस इज दे आर द फैक्टर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे